इस कहानी की लेखिका राधा गोयल जी हैं। गली जाजमपुरिया भाग 2। अभी तक आपने जाना महिमा अपने देवर के बेटे की शादी में गई हुई है। जब देवर उसे बीते हुए पल याद दिलाता है तो वो अपने अतीत में खो जाती है। महिमा बड़े घर की बेटी होती है, लेकिन उसकी शादी ऐसे घर में तय कर दी जाती है जहां सुख सुविधाओं का अभाव था। महिमा उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करती है। अब शादी के बाद रस्में शुरू हो जाती हैं। मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। अब आगे मैंने देखा कि मेरी सास ने अपने देवर से घूंघट किया हुआ था, तो सोचा शायद इस घर में देवर से घूंघट करने का रिवाज होगा। सब रिश्तेदारों ने, गली मोहल्ले की सब औरतों व बच्चों ने, सबने मेरा मुंह देख लिया और मुझे मुंह दिखाई में बड़े ही प्यार से कुछ ना कुछ दिया। प्यार ही बड़ा होता है, कीमत से कुछ नहीं होता। किसी ने कितनी महंगी चीज दी हो या कितनी सस्ती, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसी मकान में रहने वाले सारे बच्चों ने और मेरे 3 देवर चिंटू, पिंटू, पप्पू और नंदों ने मेरी शक्ल देखी। किसी ने टॉफी दी तो किसी ने मुल्ला की खीर खिलाई। गली के बाहर ही दुकान थी, 10 पैसे का दोना आता था। उसकी दुकान मुल्ला की खीर वाले के नाम से प्रसिद्ध थी। रजत से 1 वर्ष छोटे भाई मिंटू ने स्नेह से मेरा घूंघट उठाकर मेरी शक्ल देखनी चाही, तो मैंने कसकर घूंघट में अपना मुंह छिपा लिया। वो भर्राए हुए गले से बोला, मैं बहुत काला हूं ना, इसीलिए मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं घर से ही चला जाता हूं। एकदम मैंने घूंघट उठाया तो देखा कि बेहद काले, उल्टे तवे जैसे रंग के देवर की आंखें आंसुओं में डूबी हुई थी। बिल्कुल मेरी सास के ऊपर गया था। पता लग रहा था कि उसमें आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। उसी वक्त एक निर्णय लिया कि मैं देवर से घूंघट नहीं करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए सासू माँ से कितनी भी बातें क्यों ना सुननी पड़े। मैं उस घर को तोड़ने नहीं गई थी। वो घर तो वैसे ही टूटे बिखरे आसमानों की राख पर सुलग रहा था। क्या मैं उनके अरमानों में दोबारा आग लगाने का काम करती? नहीं, मैं इस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ने का निश्चय करके आई हूँ। मुझे इस घर को सिर्फ खुशियां देनी हैं। उसके लिए हर चुनौती स्वीकार करनी है। नहीं करूंगी मैं देवर से घूंघट, चाहे उसके लिए सासू माँ कुछ भी कहें। चुपचाप हंसकर सुन लूंगी। शुक्र है मुझे उस बात के लिए कोई डांट नहीं लगाई गई। बाद में मेरे उस देवर में इतना अधिक आत्मविश्वास आ गया था कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ। शाम को सिर गूंथी की रस्म हुई। आसपास के रिश्तेदार आए, खूब गाना बजाना हुआ। मुझसे भी गाने के लिए कहा गया। मैंने गाना सुनाया, हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। यह गाना पूरा हुआ तो एक और गाने का बार बार आग्रह किया गया। तब मैंने गाया, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। रजत भी कमरे में बैठे हुए सुन रहे थे। यह प्रोग्राम छत पर हो रहा था। तभी किसी ने पूछा, बहू, क्या तेरी शादी धर्मशाला में हुई थी? जी नहीं, घर से हुई थी। पर तेरे तायसरे तो बता रहे थे 3 मंजिल की बहुत बड़ी धर्मशाला थी। ताई सास ने कहा, वो हमारा घर है। तू इतने बड़े घर से आई है, इतने छोटे से घर में कैसे रहेगी?
सास बोली, माँ जी, घर छोटा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। खैर, सबका बेहद प्यार मिला, लेकिन दोनों ननदों ने शायद यह धारणा बना रखी थी कि जब भाभी आ जाती है तो घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी केवल भाभी की होती है। ननद और सास का काम है हुक्म चलाना। नंदों को मुझसे प्यार तो बहुत था, लेकिन बैठी बैठी हुक्म चलाती थी। एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीती थी। यहाँ तक कि उनको पानी दे दो तो अपना गिलास भी नीचे नहीं रखती थी, वो भी उनके हाथ से लेना पड़ता था। हमें क्या फर्क पड़ना था, सारे काम खुशी खुशी करते रहे। रात को खाना बनाने के बाद अंगीठी गर्म होती थी, उस पर लोटा गर्म करके सबके कपड़े प्रेस करना भी एक बड़ा काम था। तब घर में लोहे की स्त्री नहीं थी, लोटे से ही प्रेस करनी पड़ती थी। कमरे के बाहर छोटी सी जगह में, जहाँ कोयले की पेटी रखी थी और जहाँ सुबह लकड़ियों से अंगीठी जलाती थी, रात को उसी जगह अंगीठी रख कर सबके कपड़े इस्त्री करती थी। एक बार का बहुत मज़ेदार किस्सा है। मेरी शादी के बाद कुछ मेहमान घर में ही रुके हुए थे। एक बुआ सास गुलावटी से शादी में सम्मिलित होने आई थी। उनके 5 भाई पुरानी दिल्ली में आसपास ही रहते थे। हर रोज एक एक भाई के यहाँ मिलने जाती थी। मेरी सास से कुछ ज्यादा ही पटती थी उनकी। हमारे यहाँ रहने आई। उन दिनों बड़ों के पैर दबाने का रिवाज था। आजकल की तरह केवल छूने का ढोंग नहीं किया जाता था, बाकायदा 1 घंटा पैर दबाने होते थे। सास के पैर दबाने लगी तो उन्होंने कहा, कोई नहीं, आज अपनी बुआ जी के पैर दबा दे। पैर दबाने शुरू किए। दोनों बातों में इस कदर मशगूल हुई, यह भी ध्यान नहीं कि 7 दिन पहले ही आई बहू कितने घंटे से उनके पैर दबा रही है। पैर दबाते दबाते थोड़ी झपकी आई। मैं उनके घुटनों से टकराई। तब जाकर उन्हें होश आया कि उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी बैठा है। बुआ सास बोली, अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है? जा, छोरा इंतजार कर रहा होगा। एकदम कैसे उठ जाती। सोचा कि दोबारा कहेंगे तो फौरन उठ जाऊंगी, लेकिन वो तो यह कहकर दोबारा बातों में मशगूल हो गई। मैं पैर दबाती रही। सुबह के 3 बज गए। फिर नींद का झोंका आया और उनके घुटनों से सिर टकराया। अरे, तू अभी तक नहीं गई? जा, छोरा इंतजार कर रहा होगा। मैं तो एकदम फर्राटे से उठी और यह जा और वो जा। सुबह 4 बजे तो पानी भरने के लिए उठना ही था। नहाना था, बाद में नहाना संभव नहीं था। अलग से स्नानागार नहीं था। रोज सुबह नियम से ताया ससुर और नाना ससुर निश्चित समय पर आते थे। आंधी हो, बारिश हो या सर्दी हो, उनके आने का निश्चित समय था। ताऊ जी जाते थे और उनके जाते ही नाना जी आते थे। नाना जी होज काजी चौक से नगोरी पूरी और हलवे का एक दोना अपनी नातिन बहू के लिए लेकर आते और कहते, ले बेटा, तेरे लिए हलवा और नगोरी पूरी लाया हूँ, गरम गरम है, पहले खा ले वरना ठंडी हो जाएंगी। इतने संस्कार तो हम में भी थे कि मैं अकेली नहीं खाती थी, सबको खिलाकर खाती थी। एक ही चम्मच से सब खाते थे। उन सबका प्यार देखकर मैंने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया था। सबके हिस्से में आधा आधा चम्मच ही आती थी, लेकिन बांट कर खाते थे। रोजाना दिन में एक दिन नानी सास तो एक दिन मामी सास आती थी। वो भी कभी एक दोना टिक्की का तो कभी एक दोना भल्ले पापड़ी का मेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आती थी। लोग सोचेंगे कि इतने लोग खाने वाले हैं तो एक दोने से क्या होता है। बात एक दोने की नहीं है। वो भी कोई इतने अमीर नहीं थे। परिवार में सबसे पहली शादी थी,
इसलिए सब अति उत्साह में मिलने के लिए आते थे। पहले साल तो हर रोज परेड ग्राउंड की रामलीला देखी, वहां की चाट पकौड़ी भी खूब खाई। रजत के पास समय नहीं था क्योंकि पार्ट टाइम काम करते थे। रजत के मामा मामी मुझे अपने साथ ले जाते थे। वो खाने के भी बेहद शौकीन थे और मैं सबकी बेहद लाडली बहू। उनका वश चलता तो जितने स्टॉल लगे होते थे शायद सारे ही खिलाते। मामा जी का एक साढ़ू भाई रामलीला कमेटी का ट्रस्टी था। ऐसी सीट मिल जाती थी जहां से रामलीला आराम से देखी जा सके। यह बात अलग है कि केवल एक साल ही देख पाई। होज काजी चौराहा घर से 5 मिनट की दूरी पर था। रोजाना रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला की झांकियां वहीं से निकलती हुई रामलीला मैदान तक जाती थी। रोज उन झांकियों को ननद देवरों के साथ शाम को देखने जाती थी। शादी के बाद जब मेरा भाई मुझे पग फेरे के लिए लेने आया तो उसने देखा कि मेरे विवाह से पहले जो 6 बाय 8 फीट का कमरा बनवाया था उसमें एक मरगिला सा पंखा लगा हुआ था। इतना मरगिला कि बार बार डंडी से हिलाना पड़ता था। 5 मिनट चलता था और फिर हथियार डाल देता था। भाई ने यह बात घर जाकर माँ को बताई। जाहिर सी बात है कि माँ को दुख हुआ होगा। सुविधाओं में पली उनकी बेटी कैसे अभावों में जी रही है। माँ वैसे तो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। शादी से पहले ही उन्हें मेरे जीजा जी से पता लग गया था कि मेरे पति बेहद स्वाभिमानी हैं। पहाड़गंज में उनके पड़ोस में ही 3-4 ट्यूशन पढ़ाते थे। अप्रैल माह में मेरा विवाह हुआ था। जून के महीने में निर्जला एकादशी आई। निर्जला एकादशी पर हम लोगों के यहाँ रिवाज है कि बेटी के यहाँ सामान के साथ साथ मिठाई, नमकीन, एक कलश पीतल का और जूट का बना हुआ पंखा भेजना होता था। माँ ने जूट का पंखा भी भेजा और सीलिंग फैन भी। उसके लगने से कम गर्मी से रात को तो राहत मिल ही जाती थी। दिन में तो रसोई में ही सारा समय बीत जाता था। सबका खाना बनाना, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, दिन भर जो आया गया लगा रहता था, उसी में सारा समय बीत जाता था। सारा दिन यही सब कुछ चलता रहता था। पक्के कोयले भी घर में ही तोड़ने पड़ते थे। उसके बचे चूरे में मिट्टी मिलाकर गोले बनाकर सुखा लेते थे। वो अंगीठी में काम आते थे। सिलाई करनी आती थी। सभी ननद देवरों के कपड़े मैं ही सिलती थी। जब सास ने देखा कि मैं सिलाई में पारंगत हूँ तो उनके मायके के कपड़े भी सिलने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। उस मकान में रहने वाली महिलाएं भी मुझसे सिलाई सीखती थी। बस एक ही बात अच्छी थी कि जब उन्हें अपना कपड़ा कटवाना होता था तो मेरे मना करने के बावजूद भी सब्जी वो काट देती थी। कोई इतना अमीर नहीं था कि नए कपड़े सिलवाए। अपने बड़े बच्चों की पुरानी फटी हुई पैंट कमीज में से छोटे बच्चों की पैंट कमीज बनवाती थी। मेरे इस हुनर से ससुराल में मैंने सबके दिलों में अपने लिए बहुत जगह बनाई। गरीबी में आटा गीला में मेरा यह हुनर बहुत काम आया। अपनी और सास की फटी साड़ियों को भी एक तकिए के गिलाफ में तह लगाकर रख लेती थी। 2 फटी साड़ियों में से एक खूबसूरत डिज़ाइनर साड़ी बन जाती थी। बचे कपड़ों से बच्चियों की फ्रॉक बना लेती थी। जब मैं मायके जाती थी तो नीटू, जो बीच की मंजिल में रहता था, गली में शोर मचाता हुआ जाता था, लोगों बहू जा रही है। जब वापस आती थी तब भी गली में शोर मचाता हुआ घर की तरफ भागता था, लोगों बहू घर आ गई है। और सारे लोग मुझसे मिलने के लिए घर से बाहर ऐसे निकल आते थे जैसे बेटी मायके आई हो। सास भी मायके जाते समय मुझे गली के बाहर तक छोड़ने आती थी। ज्यादा लंबी गली नहीं थी,
इसके बावजूद गली के बाहर आने तक 20 मिनट लग जाते थे। हर कोई गले मिलकर ऐसे रोता था मानो बेटी को विदा कर रहे हों। सास कहती थी, अपना ध्यान रखियो, चिट्ठी डालती रहियो। भाई को यह देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि उसकी बहन को ससुराल में सबका इतना प्यार मिल रहा है। उनका इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता था। चिट्ठी डालने की नौबत ही नहीं आती थी। कहने को तो मैं 1 महीने के लिए मायके जाती थी, लेकिन रोजाना कोई ना कोई देवर मायके पहुंच जाता था। ससुराल की रिश्तेदारी बहुत बड़ी थी। आज किसी के यहाँ जसूटन है तो आज किसी के यहाँ परोजन है, आज किसी के यहाँ कर्ण छेदन का प्रोग्राम है तो आज फलाने के यहाँ षष्ठी है। माँ कहती थी, पता नहीं तेरे ससुराल में कितने नात के पड़नात जुड़े हुए हैं। कहने को 1 महीने के लिए आती है, लेकिन केवल 1 सप्ताह रुकती है। उसमें भी इन लोगों का दिल नहीं लगता और यहाँ रोजाना कोई ना कोई मिलने चला आता है, मानो हम तेरा ध्यान ही ना रख रहे हों। एक बार ताई सास ने नोतनी की थी। रजत ऑफिस जाते समय मुझे उनके यहाँ छोड़कर चले गए थे। घर का सारा काम मैं तब तक निपटा चुकी थी, क्योंकि रजत और मिंटू को ऑफिस जाना था और देवर और रुक्को को स्कूल। वहाँ मकान मालिक की लड़कियाँ मुझे घेर कर बैठ गई। बातों बातों में राधा बोली, पता नहीं मैडम ने भी इतने मुश्किल टॉपिक पर निबंध लिखने को दे दिया है। राष्ट्र निर्माता अध्यापक, बताओ इस पर क्या लिखें? 2 लाइनों से ज्यादा तो लिखा ही नहीं जाएगा। मैं बोली, इस पर तो जितने मर्जी प्रश्न लिख सकते हो। दीदी प्लीज आप लिख दो ना। फिर भागकर कॉपी लेकर आई। मुझे कॉपी और पेन पकड़ाया। मैंने कम से कम 20 पृष्ठ भर दिए। वो हैरान होते हुए बोली, वाह दीदी, इतना लंबा मत लिखो, बस करो। अच्छा ठीक है, मुझे इसका उपसंहार तो करने दो। उपसंहार? उपसंहार क्या होता है? यानी कि एकदम से तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती ना। 2 मिनट रुको, इसको पूरा कर दूं। दीदी कमाल है, आप कितनी अक्लमंद हो। हम तो सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि इस पर कैसे लिखेंगे, लेकिन आपने तो इतनी आसानी से 15 मिनट में ही 20 पेज भर दिए। राधा समेत उनकी 2 और लड़कियां मेरी मुरीद हो गई। वो कूचा पातीराम में रहने वाली भाभी जी की बहनें थी। यह बात मुझे ताई जी ने बताई। स्कूल से आने के बाद तीनों देवर शाम को ताई जी के यहाँ पहुंच गए। ताई जी ने बहुत डांट मारी, मरो, तुम्हें 2 मिनट का भी चैन नहीं है। भाभी जी के बिना दिल ही नहीं लग रहा, घर सूना सूना लग रहा है। रोज वहीं तो रहती है, एक दिन को यहाँ आ गई तो क्या मुसीबत हो गई? जाओ तुम लोग। नहीं, हम तो साथ लेकर जाएंगे, हमारा इनके बिना मन नहीं लग रहा। नीटू भी उनके साथ था। नीटू और पप्पू का तो यह हाल था कि दिन में यदि मैं शयन कक्ष में एक कोने में बैठकर जरा सी झपकी लेती थी तो ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते थे और नाक में तिली घुसा देते थे और एकदम से मेरी नींद टूट जाती थी। शाम को खाना बनाते समय भी सब देवर मुझे घेरे रहते थे। महिमा को ऐसे माहौल में रहने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को मेरी आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।